हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल। सीक्वेंस एंड सीरीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पिछली 5 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब लास्ट 6 क्वेश्चन बचे हैं जो कि हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो अब जो लास्ट 6 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं वो सारी वर्ड प्रॉब्लम से, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से, अच्छे से इनको समझिएगा। और इन क्वेश्चंस के लिए आपकी राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो वो राइटिंग स्किल्स मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल मैनर में किस तरीके से आंसर करना है। ठीक, हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि हमको एक्चुअल में उसमें करना क्या है, कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, उसके बाद उसको एग्जैक्टली लिखना कैसे हमको आंसर करते टाइम, उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 हमको क्या दिया हुआ है। अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000. He pays ₹6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installments of ₹500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने यहाँ पर इसको क्या पढ़ा है, क्या रीड किया है, ₹12,000। इसको हम रीड करते हैं ₹12,000। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक किसान है। ठीक, पहले समझिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक फार्मर है, ठीक, उसने 12,000 रुपये में डील की कि उसको एक ट्रैक्टर खरीदना है, सेकंड हैंड यूज्ड ट्रैक्टर। ठीक है, और उसने 6,000 रुपये पे कर दिया है। ठीक, 6,000 रुपये पे कर दिया है, बचा कितना, 6,000 और उसको पे करना है। तो उसने 6,000 के लिए अब क्या किया, 500 की इंस्टॉलमेंट्स तय कर ली कि मैं 500 की अब इंस्टॉलमेंट्स आपको दूंगा। ठीक है, और प्लस 12% इंटरेस्ट भी दूंगा। लेकिन वो 12% इंटरेस्ट जो होगा वो अनपेड अमाउंट पर होगा। अनपेड अमाउंट मतलब जैसे कि जब वो पहली इंस्टॉलमेंट देगा तो अनपेड अमाउंट कितना था, 6,000, यानी कि वो 6,000 का 12% देगा। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट के साथ। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट में वो जब 500 रुपीज़ देगा तो इसमें जो अब इंटरेस्ट देगा वो 12%। तो अब वो अनपेड अमाउंट पर देगा, तो अनपेड अमाउंट अब क्या रह जाएगा, 5,500। भाई 500 की इंस्टॉलमेंट तो वो दे चुका है, तो अब अनपेड अमाउंट अब कितना रहा, भाई एनुअल वो इंस्टॉलमेंट देगा। तो अब अनपेड अमाउंट था हमारे पास 5,500। तो जब वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देगा तो अब जो 12% इंटरेस्ट लगेगा वो इस पर लगेगा। ठीक, उसके बाद अब अनपेड अमाउंट कितना रह जाएगा अगले साल के लिए, 5,000। तो अब जब वो थर्ड इंस्टॉलमेंट देगा तब क्या होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा 12% वो आपका 5,000 पर लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमको कैलकुलेशन करनी है। ओके, और हमको बताना है कि इस इंटरेस्ट के साथ जब वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट देगा तो इन इंस्टॉलमेंट के साथ उसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा ट्रैक्टर का। ठीक, ये हमको यहाँ पर पता करना है। क्लियर? तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से हमको करना है, कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। अब बात आती है इसको प्रोफेशनल मैनर में लिखने की। तो देखिए इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अ फार्मर बाइज, ये वाली लाइन लिख लेते हैं। अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। ओके, एंड ही पेज ₹6,000 इन कैश। ये हो रहा है। ठीक, तो अनपेड अमाउंट कितना रह गया, अनपेड अमाउंट रह गया हमारे पास, सॉरी फार्मर के पास, हमारे पास तो नहीं, 12,000 माइनस 6,000। ठीक, इसको ऐसे लिख दो, ₹12,000 माइनस 6,000, तो ये हो गया ₹6,000, यानी कि अनपेड अमाउंट फार्मर का कितना रहा है, 6,000। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट पेड एनुअली, इंटरेस्ट किस तरीके से जा रहा है, तो अब हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेड एनुअली। इंटरेस्ट पेड एनुअली किस तरीके से जा रहा है, ये जा रहा है, देखिए जैसे कि पहला जो इंटरेस्ट देगा वो 12%, वो अनपेड अमाउंट 6,000 पर देगा। तो इंटरेस्ट किस तरीके से जा रहा है, ये 12% ऑफ 6,000। ठीक, उसके बाद 12% ऑफ 5,500, इसी तरीके से जा रहा है, अभी हमने समझा था। उसके बाद 12% ऑफ 5,000, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। और जब तक वो इंस्टॉलमेंट देगा, ठीक है, 500 की वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट उसकी 500 की रहेगी।
ठीक है। और उससे पहले जो उसका अनपेड अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा, 500 ही रहेगा। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट वो देगा तो अनपेड मनी कितनी रहेगी उसकी, 500 ही रहेगी। तो उस 500 का भी कितना इंटरेस्ट लगेगा, 12%। तो 12% ऑफ 500, इस तरीके से वो इंटरेस्ट पे करेगा हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ। तो देखिए अब यहाँ पर इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, क्योंकि 12% तो हर एक पर लग रहा है। तो अब देखिए 12% को यहाँ पर कॉमन लेकर किस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 12% ऑफ, देखिए 6000 प्लस 5500 प्लस 5000 अप टू कहाँ तक जा रहा है ये, 500 तक। अब ध्यान से देखिए ये एक एपी है, ठीक, ये एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 6000 और कॉमन डिफरेंस है -500। कॉमन डिफरेंस कितना है, -500, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा, -500। तो इसका सम हमको पता करना है, ठीक। और यहाँ पर आपको एपी के कॉन्सेप्ट से ही सम पता करना है, ऐसा नहीं कि इसको ऐड करके लिख दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है, आप ऐड करके भी इसको लिख सकते हो। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको एपी के कॉन्सेप्ट से ही इसको शो करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 6000 एंड कॉमन डिफरेंस इज -500, ठीक। हमको इसका सम पता करना है, तो सम ऑफ एन टर्म हमको पता करना है। तो अब ये पहले तो टर्म कितनी है ये भी हमको पता नहीं है, ठीक है। वैसे तो आप गिन सकते हो यहाँ पर कि 500 की कितनी इंस्टॉलमेंट दे कि 6000 हो जाए, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये 12 टर्म्स है, ठीक है। लेकिन हमको इस तरीके से अनुमान लगाकर गेस करके नहीं लिखना है, हमको प्रॉपर कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर चलना है, ठीक। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम पता करेंगे कैसे, देखिए हमको nth टर्म भी पता है, ठीक है। तो इसकी nth टर्म, लेट n इज इक्वल टू 500, nth टर्म ये है, ठीक है। तो हमको n की वैल्यू पता करनी है, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 500 इज इक्वल टू a क्या है 6000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -500, ठीक। अब ये इधर गया तो कितना हो जाएगा -5500 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -500। माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 00 से 00 गया, 5 से 11 टाइम n माइनस 1 इज इक्वल टू 11। तो n की वैल्यू हो गई 1 प्लस 11 यानी कि 12। n की वैल्यू 12 आ गई। ये वैल्यू हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमको सम पता करना है, सम ऑफ 12 टर्म, ठीक। तो S12 सम ऑफ 12 टर्म, इन 12 टर्म का सम कितना हो जाएगा 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दो, तो 6000 प्लस 500 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 6500, और ये हो जाएगा 0 6 इंटू 5 30, 0 बचा 3, 6 इंटू 6 36 प्लस 3 कितना हो गया 39, ठीक। तो कितना हो गया इंटरेस्ट टोटल, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट तो अब निकालेंगे 12%। तो ये सम कितना हो गया हमारे पास 39,000, यानी कि 12% ऑफ 39,000 ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, अब देखिए ये कैसे निकालते हैं, 12% निकालना है इसका। तो बचपन को याद करो, बचपन में हमने सीखा था ये, ठीक। क्या होगा 0 से 0 कटा, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। देखिए अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, उसके बाद 12 इंटू 9 ये हो जाएगा 8 बचा 10, 12 इंटू 3 36 और 10 कितना हो गया 46। तो ये हो गया टोटल इंटरेस्ट, ठीक। तो टोटल इंटरेस्ट कितना दिया, टोटल इंटरेस्ट दिया 4680 रुपीज़ 4680, ठीक है। और इनिशियल अमाउंट कितना था 12,000। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया ₹12,000 प्लस ₹4680। तो कितना आ जाएगा रुपीज़, ये हो जाएगा हमारे पास 16,680, ठीक। ये टोटल कॉस्ट पड़ेगी ट्रैक्टर की इंटरेस्ट के साथ। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको प्रोफेशनली इसको लिखना है, क्लियर। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 28 है। अब चलिए तो अब उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अब सेम क्वेश्चन है जैसा अभी था ट्रैक्टर वाला। यहाँ पर स्कूटर है, ठीक है। शमशाद अली बाइज अ स्कूटर फॉर ₹22,000, ही पेज ₹4,000 कैश
and agrees to pay the balance in annual installment of ₹1000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? तो सेम क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, ठीक। अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, यही लाइन लिखो पहले तो, शमशाद भाई ने स्कूटर खरीदा है, ठीक है। शमशाद अली बाइज अ स्कूटर फॉर ₹22,000 एंड पेस ₹4,000 इन कैश, ठीक है। 4,000 पहले पे कर दिया, तो अनपेड अमाउंट कितना बचा, अनपेड अमाउंट कितना बचा, ₹22,000 माइनस ₹4,000 कितना बचा, ₹18,000, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये बचा है, ठीक। अब वो क्या कर रहा है, ₹1,000 की इंस्टॉलमेंट में बाकी चुका रहा है, ठीक है, बाकी पे कर रहा है। ₹1,000 की इंस्टॉलमेंट में बाकी अनपेड अमाउंट क्या कर रहा है, पे कर रहा है, ठीक। तो उसकी 18 इंस्टॉलमेंट्स बनेगी, ओके, 18 इंस्टॉलमेंट्स बनेगी। तो 18 इंस्टॉलमेंट के लिए अब क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट कैसे लग रहा है, वही अनपेड अमाउंट पर, मतलब जब वो पहली इंस्टॉलमेंट देगा तो उसका इंटरेस्ट लगेगा 18,000 पर, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट जब देगा तब इंटरेस्ट किस पर लगेगा, 17,000 पर, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट देगा तो किस पर लगेगा, 16,000 पर। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द इंटरेस्ट पेड एनुअली, द इंटरेस्ट पेड एनुअली किस तरीके से जा रहा है इंटरेस्ट, इसको हम लिखेंगे 10% ऑफ 18,000, ठीक, फिर प्लस 10% ऑफ 17,000 प्लस 10% ऑफ 16,000। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा और लास्ट इंस्टॉलमेंट बचेगी 1,000 की, तो 10% ऑफ 1,000 इस तरीके से चल रहा है। अब इसको कंबाइन करके हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं 10% ऑफ 18,000 प्लस 17,000 प्लस अप टू 1,000, ठीक। तो अगेन ये एपी है, तो यहां पर हम लिखेंगे दिस इज एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 18,000 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, -1,000, ठीक है। और देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी हम लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने nth टर्म निकाली थी, लेकिन हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि कितनी, यहाँ पर 18 जो है वो इंस्टॉलमेंट जाएगी, क्योंकि 1,000 की इंस्टॉलमेंट है, ठीक। तो डायरेक्टली भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं एक और स्टेप में, मतलब एक और लाइन लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म इज 18,000 एंड कॉमन डिफरेंस -1,000 एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज 18, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ओके। तो ये सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए अब 10% ऑफ, इस सम को हम लिखेंगे, देखिए n/2 यानी कि 18/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 18,000 प्लस 1,000 कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 19,000, ठीक। और ये हो जाएगा हमारे पास 171,000, ठीक है। 10% ऑफ दिस ये निकालना है हमको, तब देखिए 10% ऑफ 171,000 कितना होगा, ये होगा 171,000 इंटू 10/100, तो ये 00 से 00 गया, क्या बचा 17,100, ठीक है। तो इतना इंटरेस्ट लगा, ओके। तो टोटल इंटरेस्ट पेड कितना हुआ, ये हो गया हमारे पास ₹17,100, ठीक। और टोटल कॉस्ट कितना हो गया स्कूटर का, टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर ये हो गया हमारे पास, कितने में लिया था, 22,000 में, तो ₹22,000 प्लस ₹171,000 ऐड कर दो दोनों को, तो ये हो जाएगा ₹00193, ठीक है। ₹39,100 में वो स्कूटर पड़ेगा, ठीक।
ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 of his friends. He asks each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and that it costs 50 paise to mail one letter. Find the amount spent on the postage when each set of letter is mailed. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है उसको समझिए पहले। क्या हो रहा है भाई, जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक, अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 of his friends, ठीक, ये कोई पर्सन है, इसने 4 लेटर लिखे इसके 4 दोस्तों को, ठीक, इसने 4 लेटर लिखे उसके 4 दोस्तों को, ठीक, और एक एक सबको पहुंचा दिया। इस दोस्त को एक लेटर पहुंचाया, फिर इस दोस्त को एक लेटर पहुंचाया, इस दोस्त को एक लेटर पहुंचाया और इस दोस्त को एक लेटर पहुंचाया, ठीक है। अब जो काम इसने किया, उसने क्या बोला कि आप सब भी यही काम करो, मतलब आप भी 4 लेटर आगे फॉरवर्ड करो, 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 और उन सबको भी बोलो कि वो भी सेम काम करें। तो अब देखिए दूसरी स्टेज में क्या होगा, ये हो गया फर्स्ट सेट, ठीक, ये तो क्या हुआ फर्स्ट सेट, ये जो यहाँ पर सेट की बात की है ये हो गया फर्स्ट सेट। सेकंड सेट में क्या होगा, ये आगे 4 लोगों को लेटर भेजेगा, ये भी आगे 4 लोगों को लेटर भेजेगा, ये भी आगे 4 लोगों को लेटर भेजेगा, और ये भी आगे 4 लोगों को लेटर भेजेगा। तो फर्स्ट स्टेज में मतलब फर्स्ट सेट में कितने लेटर गए, 4। फर्स्ट मतलब इसमें फर्स्ट सेट में यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट सेट में कितने लेटर गए, 4। सेकंड सेट में कितने लेटर गए, 4 + 4 + 4 + 4 16। किस में गए, ये सेकंड सेट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 4 लोग हैं, ठीक है, ये जो 4 लेटर गए 4 लोगों के पास गए, अब वो 4 लोग भी 4-4 को भेजेंगे। तो यहाँ से ये जो 4 लोग हैं, अब ये चारों लोग 4-4 लेटर भेजेंगे, तो यहाँ से अगले सेट में इस व्यक्ति से कितने, इस पर्सन से कितने लेटर जाएंगे, 16। अगले स्टेज में इससे भी कितने जाएंगे, 16, इससे भी कितने जाएंगे, 16, और इससे भी कितने जाएंगे, 16। तो ये कितना हो गया, 64। किसमें, थर्ड सेट में, ठीक है। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। यानी कि ऐसे करते करते जब 8th सेट में लेटर पोस्ट होंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। मतलब हमको ये पता करना है कि यहाँ से लेकर एंड तक कितने लेटर मेल हुए, उनका नंबर हमको पता चल जाएगा, तो उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए ये 4 है फर्स्ट सेट में, उसके बाद ये सेकंड सेट में 16 है, मतलब 4 स्क्वायर है। थर्ड सेट में 4 क्यूब, 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 क्यूब, तो ये जीपी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको सिचुएशन दी गई है वो क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द नंबर ऑफ लेटर्स मेल्ड फॉर्म अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म क्या है, 4, हुज फर्स्ट टर्म इज 4, ठीक है भाई। ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में कितने, 4, फिर सेकंड स्टेज में 16, फिर थर्ड स्टेज में 64, इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 4 एंड कॉमन रेशियो भी कितना है, 4 ही है, ठीक है। 4 स्क्वायर बाय 4 कितना हो जाएगा, 4। एंड नंबर ऑफ सेट लिख लेते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ सेट इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, ठीक। तो हमको एसेट पता करना है कि 8 सेट में टोटल कितने लेटर मेल हुए। तो एसेट क्या हो जाएगा, देखिए सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 ये होता है। तो S8 कितना हो जाएगा, a क्या है 4, r क्या है 4, n क्या है 8 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 कितना हो गया, ये 4/3 इंटू 4 टू द पावर 8 माइनस 1। अब इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 4 टू द पावर 8 कितना होगा। तो देखिए 4 टू द पावर 8 को तो पहले हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि हमको 2 की पावर में वैल्यूज पता है, हमने याद की है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 16, 4 टू द पावर 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 16। कैसे, 4 को लिखो 2 स्क्वायर, तो वो स्क्वायर का 2 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 1। अब देखो 2 टू द पावर 16 को हम क्या लिख सकते हैं,
2^16 को हम लिख सकते हैं, वैसे ये आपको कैलकुलेशन रफ में करनी है, आपको डायरेक्टली वैल्यू रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहीं पर आपको करके बता रहा हूँ। 4/3 इसको लिख सकते हैं हम 2^8 इंटू 2^8 लिख सकते हैं -1, ठीक है। 2^8 होता है 512, ये हमको पता है, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 512 इंटू 512 -1, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये आपके पास आएगा 65536, क्योंकि मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है तो मुझे पता है, और वैसे मुझे 2^16 की भी वैल्यू पता है, ठीक है। चलिए, तो 4/3 इंटू 512 इंटू 512 ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 2^16 आ जाएगा 65536 और -1, ठीक। और ये हो जाएगा हमारे पास 65535 इंटू 4/3, 3 से ये कटेगा, देखिए 2 टाइम, फिर ये 1 टाइम बचा 2, 8 टाइम बचा 1, 4 टाइम बचा 1, 5 टाइम, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आया 0 बचा 2, 16 प्लस 2 18 बचा 1, 32 प्लस 1 33 आया 3 बचा 3, उसके बाद 21 इंटू 4 84 प्लस 3 हो जाएगा 87, यानी कि टोटल 87,380 लेटर मेल हुए हैं। तो टोटल लेटर्स मेल्ड कितना है 87380, ठीक है। एक लेटर का कॉस्ट कितना है 50 पैसे, यानी कि 0.5 रुपीज़, ठीक। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 87380 इंटू 0.5 रुपीज़, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका आधा कर दो, इसका आधा कितना हो जाएगा, मतलब 1/2 करेंगे तो 2 से कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 690 रुपीज़, 43,690 रुपीज़ इसमें लगेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ओके। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखकर इसको आंसर करना है, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आसान क्वेश्चन है ये, तो सिंपल इंटरेस्ट पर क्वेश्चन है, ये तो बचपन में भी किए हमने। अ मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक मैन है, एक आदमी है जिसने क्या किया है, 10,000 रुपीज़ बैंक में जमा करवाया है, ठीक है, और उसको 5% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है एनुअली, ठीक। तो हमसे पूछा है कि 15th ईयर में ये अमाउंट डिपॉजिट करवाने के बाद 15वां जो साल है उसमें उसका बैलेंस कितना हो जाएगा, और आफ्टर 20 ईयर्स कितना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम देखिए कैसे लिखेंगे, द मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, ठीक है। ये हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल का सेम ही इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यही है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक साल के बाद जितना पैसा हो गया अब इंटरेस्ट उस पैसे पर मिलेगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है, जो हमारा इनिशियल बैलेंस है उसी पर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा हमको, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले एक साल का जो इंटरेस्ट है वो निकाल लेते हैं, ठीक। तो पहले हम लिखते हैं सो इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा, देखिए 10,000 का 5%, यानी कि 10,000 इंटू 5/100, तो ये हो गया हमारे पास ₹500, ठीक है। ये एक साल का क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड। इसने पूछा है कि 15वें साल में अमाउंट कितना हो जाएगा। 15वें साल में कितना अमाउंट हो जाएगा, 15वें साल में जो अमाउंट होगा वो होगा 10,000 प्लस 14 साल का इंटरेस्ट, 10,000 प्लस 14 साल का इंटरेस्ट। हल्का सा पोस्ट मैंने यहाँ पर लिया था, क्यों, क्योंकि आपको समझना है 15वें साल में पूछा है उसने, आफ्टर 15 ईयर नहीं पूछा है भाई। 15वें साल का इंटरेस्ट कब आएगा, जब 15 साल पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर तो ये पूछा है कि इन 15th ईयर, इस पर आपको ध्यान देना है। तो अब जो बैलेंस रहेगा उसके अकाउंट में कितना रहेगा, वो 10,000 प्लस 14 ईयर का इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अमाउंट इन 15th ईयर, अमाउंट इन 15th ईयर इज इक्वल टू 10,000 प्लस इंटरेस्ट ऑफ 14 ईयर,
ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ 14 ईयर। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट इतना है, तो 14 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 14 इंटू 500, और ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 प्लस 7,000, तो कितना हुआ 17,000 रुपीज, 17,000। ठीक है, ये अमाउंट तो कब है 15th ईयर में। अब हमको क्या पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। अब लिखा है आफ्टर 20 ईयर्स, तो आफ्टर 20 ईयर्स बैलेंस कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 प्लस इंटरेस्ट ऑफ 20 ईयर्स। ठीक, इंटरेस्ट ऑफ 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 प्लस 20 ईयर्स का इंटरेस्ट हो जाएगा 500 इंटू 20, ये भी कितना हो गया 10,000, तो 10,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा 20,000। क्लियर, तो ये हमारा आंसर होगा इसका। आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, यहाँ पर आपको बस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए। क्लियर, चलिए, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या दिया हुआ है, अ मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड्स दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन व्हिच कॉस्ट हिम रुपीज 15,625 विल डेप्रिशिएट ईच ईयर बाय 20%, फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है जिसने कोई मशीन ली थी, उसके लिए उसने 15,625 रुपीज पे किए थे। अब क्या हो रहा है, हर साल इसकी वैल्यू जो है वो 20% कम हो रही है। इसका मतलब क्या है वो समझिए। देखिए, जैसे कि सपोज आपने कोई चीज़ ली जो कि 100 रुपीज़ आपने पे करने के बाद ली थी, ठीक, तो अब 20% हर साल कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। ठीक, तो अगले साल इसकी वैल्यू रह गई 80, 20% कम होने के बाद। ठीक, उसके बाद फिर 20% कम हो रहा है, तो 20% मतलब इसका 20% कम हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। तो इसका 20% होता है 16। ठीक है, तो अब अगले साल यानी कि 2 साल के बाद, 1 साल के बाद वैल्यू कितनी रह गई 80, उसके बाद अगले साल वैल्यू क्या रह गई इसकी 16 और कम हो गई, इसकी 20% और कम हो गई यानी कि 64 रह गई, फिर इसके बाद इसकी 20% और कम हो गई। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 100 थी, ठीक है, 20% कम हो रही है यानी कि इसका 80% रह गया, इसका 80% रह गया। ठीक है, 80 क्या होता है, इसका 80%, 64 क्या होता है, इसका 80%। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है 80% रह रहा है, और 80% को हम क्या लिख सकते हैं 4/5 पार्ट। ठीक, 100 का 4/5 पार्ट रह गया। ठीक, ये कितना हो गया 20 इंटू 4 80, फिर 80 का 4/5 पार्ट रह गया यानी कि ये कितना हो गया 64, फिर 64 का 4/5 पार्ट रह गया। ठीक है, तो हमको जितने भी साल के एंड में इसका अमाउंट पता करना है, हम क्या करेंगे 100 इंटू 4/5 की पावर लगा देंगे। अगर 1 साल के एंड में पता करना है तो 1, 2 साल के एंड में पता करना है तो 2, 3 साल के एंड में पता करना है तो 3, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वही काम हमको यहाँ पर करना है। ठीक, इनिशियल प्राइस कितना था उसका, इनिशियल कॉस्ट था 15,625, हर साल 20% कम हो रहा है यानी कि इसका 80% रह जा रहा है, यानी कि इसका 4/5 पार्ट रह जा रहा है, और हमको पूछा है कि 5 साल के एंड में कितना होगा, तो दिस इंटू 4/5 टू द पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये काम हमको करना है। ठीक, अब इसको लिखना कैसे, तो देखिए इसको इस तरीके से लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना था, कॉस्ट ऑफ मशीन इज इक्वल टू रुपीज 15,625। ठीक, वैल्यू डिप्रिशिएट, वैल्यू डिप्रिशिएट इच ईयर कितनी हो रही है 20%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर इट्स वैल्यू आफ्टर एवरी ईयर इज 80%। ठीक है, 80%, और क्या लिख सकते हैं 4/5 पार्ट, सॉरी पार्ट नहीं, 4/5 ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक, ये हो गया। तो आफ्टर 5 ईयर्स कितना हो जाएगा, वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारे पास 15
6 to 5 इंटू 4/5 टू द पावर 5। ठीक, बस कर लो कैलकुलेट इसको। 4 टू द पावर 5 यानी कि 2 टू द पावर 10, ये होता है 1024। तो 15 6 to 5 इंटू 1024 और 5 टू द पावर 5 कितना होगा? देखिए 5 क्यूब होता है 125 और 5 स्क्वायर, 5 टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं 5 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, तो ये होगा 25। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक लगाना आपको आना चाहिए। ओके, चलिए अब ये कट जाएगा शायद इससे, तो इसको एक काम करते हैं 25 से कट कर देते हैं। तो 25 से जाएगा 6 टाइम, बचा 6, 62 गया 2 टाइम, कितना बचा 12, तो ये गया 5 टाइम। ये 625, ये 125 कितनी बार गया? 5 टाइम। 5 इंटू 1024 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 इंटू 5 120 और यहाँ पर बचा 5, यानी कि इसकी कॉस्ट 5 साल के बाद रह जाएगी ₹5120। क्लियर? तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब देखते हैं इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, और ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। बच्चों को ये टफ लगता है लेकिन ये टफ है नहीं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकंड डे, 4 more workers dropped out on third day, and so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which work was completed. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टोरी सुनिए। कोई एक काम था, ठीक है, तो उस काम को करने के लिए कोई x नंबर ऑफ डेज फिक्स कर लिए। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ डेज, तो माना कि कोई x नंबर ऑफ डेज फिक्स कर लिए और ये फिक्स किया कि 150 वर्कर्स डेली आएंगे। ठीक है, अगर 150 वर्कर्स डेली आएंगे तो x डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब उस काम को करने के लिए मैन पावर कितना लग रहा है वो देखो, पहले वो समझिए आप। इस काम को करने के लिए, ये जो जॉब है, ठीक है, इस जॉब को करने के लिए 150 वर्कर्स, मतलब जो पहले की प्लानिंग थी, बाद में क्या हुआ उस पर बाद में आते हैं हम। ठीक है, और उससे क्या इफेक्ट पड़ा वो बाद में देखेंगे। पहले क्या था कि 150 वर्कर्स जो है वो एक्स डेज तक आएंगे। ठीक है, तो एक्स डेज तक आएंगे तो ये पूरा एक काम हो जाएगा। यानी कि टोटल मैन पावर कितना चाहिए, टोटल कितने आदमी का काम है, वो टोटल कितने मैन का काम है, कितने लेबर का काम है, 150 मैन जो है वो एक्स डेज तक काम करेंगे। तो यानी कि 150 प्लस 150 प्लस 150 अप टू एक्स डेज तक। ठीक है, तो कितना हो गया ये 150 इंटू एक्स, ये मैन पावर है। ठीक है, मतलब इतने मैन हमको चाहिए 150, मतलब अगर ये 2 दिन में काम हो रहा है तो कितने लोगों का काम है, 300 लोगों का। अगर ये 4 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो रहा है तो कितने लोगों का काम है, 150 इंटू 4, यानी कि 600 लोगों का काम है। तो मतलब क्या है कि ये जो काम है, ये जो जॉब है, ये कब पूरी होगी, जब हमको टोटल मतलब 150x वर्कर्स मिल जाएंगे। ठीक है, कितने भी दिन लगो, अब टोटल क्या होना चाहिए, 150 वर्कर्स होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लानिंग तो ये थी कि 150 डेली आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले दिन 150 आए, उन्होंने काम किया, अब क्या हुआ 4 निकल लिए यहाँ से, अगले दिन 146 ही आए, उसके बाद अगले दिन 142 आए, उसके बाद 138 आए, 4 कम होते गए और ये काम भी पूरा हो गया। लेकिन पहले जो x दिन लग रहे थे अब कितने लग रहे हैं, x प्लस 8 डेज लग रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए काम तो वही पूरा हुआ जो ये था, लेकिन अब वो इस तरीके से पूरा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जब पूरा हुआ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो इस पैटर्न पे कर रहे हैं। पहले दिन 150 है, फिर 146 है, फिर 142 है, फिर 138 है, ऐसे करते करते x प्लस 8 डेज तक ये चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो मैन पावर तो इसमें भी यही लगा होगा। भाई मैंने क्या बोला है कि अगर ये 4 दिन में पूरा हो रहा था, ठीक है, अगर ये 4 दिन में पूरा हो रहा था तो कितने वर्कर्स का काम था, 600 का। ठीक है, अब अगर इस तरीके से काम नहीं हो रहा है और इस तरीके से काम हो रहा है तो भी काम तो कब पूरा होगा, जब टोटल 600 लोगों ने काम किया होगा। अगर x की वैल्यू 4 रखें तो टोटल अगर 600 लोगों ने काम किया होगा तभी तो होगा ये काम पूरा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 150x के इक्वल कर देंगे। ठीक है भाई, ये जो लोग काम कर रहे हैं, फर्स्ट डे इतनों ने किया, सेकंड डे इतनों ने किया, थर्ड डे इतनों ने किया, ऐसे करते करते x प्लस 8 डेज तक काम हुआ। ठीक है, तो इनका सम करके हम क्या करेंगे, इसके इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ये है। अब इसको जमा जमा के कैसे लिखना है वो देखिए। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर जो सर्टेन नंबर ऑफ डेज है इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ डेज, द नंबर ऑफ डेज इन विच
150 वर्कर्स फिनिश द वर्क, ठीक है, फिनिश द वर्क। तो जो टोटल मैन पावर हो जाएगा, इस तरीके से लिख दो इसको, टोटल मैन पावर कितना हो गया, 150 प्लस 150 प्लस 150 अप टू एक्स डेज, ये हो गया। तो कितना हो गया ये 150 इंटू एक्स, मतलब ये जो भी काम है उसके लिए मैन पावर लगेगा 150x। अब क्या हुआ, अब चार चार लोग निकलने लगे, तो यहां पर हम लिखेंगे नाउ 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम डे सेकंड, फ्रॉम सेकंड डे लिख दो, फ्रॉम सेकंड डे अप टू x प्लस 8 डेज, x प्लस 8 डेज तक ये हुआ, अप टू x प्लस 8 डेज, ठीक है। तो अब टोटल मैन पावर कितना हो गया, टोटल मैन पावर मतलब कैलकुलेट किस तरीके से हो रहा है, टोटल मैन पावर होगा तो इसके इक्वल ही, क्योंकि काम अगर पूरा हुआ है तो इतना मैन पावर लगा है तभी तो पूरा हुआ है। लेकिन अब किस तरीके से ऐड कर रहे हैं हम इसको, 150 प्लस 146 प्लस 142 अप टू x प्लस 8 डेज तक हो रहा है ये, ठीक है। हमको इसका सम पता करना है। तो अब ये तो एक एपी है, ये एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 150, ठीक, नंबर ऑफ टर्म से x प्लस 8 और कॉमन डिफरेंस कितना -4, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 150, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4 एंड नंबर ऑफ टर्म्स, भाई कितने दिनों तक हो रहा है ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ऐसे x प्लस 8 दिन तक हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, x प्लस 8, ठीक, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू x प्लस 8। तो इसका सम हम पता कर सकते हैं, तो सम ऑफ x प्लस 8 टर्म कितना हो जाएगा, सम ऑफ x प्लस 8 टर्म्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास n/2, यानी कि x प्लस 8/2 इंटू 2a, यानी कि 2 इंटू 150 प्लस n-1 इंटू डी, n की जगह है x प्लस 8, तो x प्लस 8 -1 इंटू डी की वैल्यू -4, ठीक है। ये हो गया, इसको इसके इक्वल कर दो, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू निकाल लो। अब कैलकुलेशन है, तो 150x इज इक्वल टू x प्लस 8/2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 300, यहाँ पर देखिए ये है x प्लस 7 और -4 है, तो -4x और ये 7 से -4 का मल्टीप्लाई होगा तो -28, ठीक। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 300x इज इक्वल टू x प्लस 8 इंटू क्या हो रहा है ये 300 माइनस 28, ये हो गया 272 माइनस 4x से, ठीक है। यहाँ पर 4 को कॉमन ले लो, 4 को कॉमन ले लेंगे और इसमें डिवाइड लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 75x इज इक्वल टू x प्लस 8, यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 कॉमन लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर इससे काट दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 से जाएगा ये 6 टाइम, फिर बचा 3 यानी कि 8, 68 माइनस x हो गया, ठीक। इसको कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 75x इज इक्वल टू 68x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू 8 4 बचा 6 फिर 48 और 6 कितना हो गया 544 ठीक और माइनस 8x। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद 68x माइनस 8x 60x को इधर ले जाओ तो 75x माइनस 60x कितना हो गया 15x और कितना बचा 554, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 554 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लो, मतलब यहाँ पर इसके रूट्स निकाल लो, तो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे देखिए यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है कि फैक्टर क्या हो रहे हैं तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाकर आप इसको सोल्व कर सकते हो, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, एक वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी और एक पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको नंबर ऑफ डेज पूछा है, नंबर ऑफ डेज पूछा है तो वो नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, हमको पूछा है कि कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो कंप्लीट कितने दिन में हुआ है वो x प्लस 8 डेज में। ठीक, तो यहाँ से x की जो भी वैल्यू आएगी, पहले मैं चेक कर लेता हूँ क्या वैल्यू आ रही है।
17, यहाँ से आपकी दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 17 और एक आएगी -32, ठीक है। यानी कि ये बनेगा x प्लस 32 इंटू एक्स माइनस 17, इस तरीके से इसके फैक्टर बनेंगे, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हो, ये निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा -32 और 17, तो हम 17 को एक्सेप्ट करेंगे, ओके। x की वैल्यू आएगी 17 और कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है ये, x प्लस 8 डेज में, तो 17 प्लस 8 कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 25 डेज, ठीक है। तो ये हमारा हुआ चैप्टर कंप्लीट इस एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी ये। 32 क्वेश्चन टोटल थे, हमने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखा है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।